तो कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा था गोल एक संकल्प यूट्यूब चैनल के बारे में। मैंने आपको बताया था जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देगी, और ये भी बताया था कि हमारी टीम की प्रतिबद्धता है आपके लिए कि आपको बेहतर से बेहतर नंबर आपके एग्ज़ाम में दिलवा पाए। ये हमारे टीम की प्रतिबद्धता है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि इस चैनल की रणनीति क्या है, आपको किस तरह से पढ़ाया जाएगा, जिसमें हमने ये देखा था कि 10th के सिलेबस के बारे में। मैं एक बार उस पीपीटी को फिर से आपको दिखा दूं ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि किस तरह की बातें की गई थी। आप देख पा रहे होंगे पीछे 10th का सिलेबस है, जिसमें अगर सब्जेक्ट की बात करें हम तो सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत जैसे सब्जेक्ट को इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा आपके लिए। जिसमें से मेरा जो सब्जेक्ट है जो मैं आपके लिए इस चैनल पे पढ़ाऊँगा वो है सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। इन दोनों की बात मैंने पिछले वीडियो में की थी। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए एक अगली कड़ी पे चलते हैं और सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सामाजिक विज्ञान से ही हम आपको स्टार्ट करेंगे। अगली वीडियो जो आपकी आएगी वो सामाजिक विज्ञान के टॉपिक से ही आएगी। तो इसलिए आज सामाजिक विज्ञान के सिलेबस को देख लेते हैं, उसमें क्या क्या पढ़ना है उन चीज़ों को देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे किस तरह की तैयारी करनी है हम लोगों को। तो आप एक नज़र थोड़ा सिलेबस पे सामाजिक विज्ञान पे दे लेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि भूगोल का खंड ख है, जिसे आपदा प्रबंधन के नाम से जानते हैं, और इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति, इन सारे सब्जेक्ट को हम लोग एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। भूगोल के खंड क में आप देख पा रहे होंगे जैसा कि पहला टॉपिक ये है भारत। यहाँ पे एक दो बिंदु ऐसे होगा, भारत, संसाधन एवं उपयोग लिखा हुआ इस टॉपिक। इस एक बात आगे बढ़ने से पहले ये मैं समझा दूं आपको, ये सिलेबस दिखाने का एक मकसद ये भी है कि आप देख पा सकें कि आपके सिलेबस में आखिर क्या क्या टॉपिक कौन कौन से हैं, ताकि आपको मोटा मोटी आइडिया हो, समझ हो कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक में भूगोल के खंड क में है भारत, संसाधन एवं उपयोग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि संसाधन के महत्व क्या है, संसाधन कहते किसे हैं, और संसाधन किसी भी एलिमेंट का, पदार्थ का अगर संसाधन बनना है तो उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके वो संसाधन बनती है। आप एक कोट सुने होंगे जिसमें कहते हैं कि संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। तो इन बातों को, इसमें अलग अलग संसाधन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक आपके कृषि से जुड़ा हुआ है। कृषि में आपको पता है कि हमारा देश जो है एक कृषि प्रधान देश है। तो किस तरह की कृषि की जाती है, किस तरह के क्रॉप हमारे देश में उपजाए जाते हैं और किन मौसम और किन दशाओं में उपजाए जाते हैं, और कौन सी दशाएं उस फसल के लिए आवश्यक हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इनके अंतर्गत जो भी टॉपिक है उनके बारे में चर्चा करेंगे कृषि में। ठीक है। फिर कृषि के टाइप क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आप निर्माण उद्योग के बारे में जब आएंगे तो एक बड़ा अच्छा बात बोला जाता है कि किसी भी देश को सबल होने के लिए उसका विनिर्माण क्षेत्र मजबूत होना चाहिए। आपके सामने एक एग्जाम्पल अभी चाइना है। वर्तमान दौर में अपने विनिर्माण के बदौलत ही आज वो दुनिया में अपनी डंका बजा रहा है। तो इसलिए विनिर्माण उद्योग जो है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे, उसमें किस तरह के चीज़ें आती हैं और कौन कौन से टॉपिक है। जब हम लोग उसमें डिस्कशन करेंगे तो आपको एक क्रमबद्ध तरीके से सारी चीज़ों को बताएंगे। फिर अगला जब टॉपिक आएंगे तो परिवहन कॉमा है ये, संचार एवं व्यापार। परिवहन के क्या क्या संसाधन हैं हमारे पास, संचार के कौन कौन से संसाधन हैं, और व्यापार के क्या संसाधन हैं हमारे पास, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। परिवहन में आप मोटा मोटी जानते ही हैं कि जल मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, पाइप मार्ग, इस तरह के कुछ चीज़ें हैं। ये इनके बारे में तो थोड़ा मोड़ा आप जानते भी होंगे, लेकिन आगे हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे इनके बारे में।
संचार के माध्यम में, जैसे डाक घर के जरिए किस तरह से हमारे पहले के समय में होता था, अभी भी होता है, और अब तो नए नए संचार के माध्यम आ गए हैं, सैटेलाइट से लेके तमाम तरह के अलग अलग चीज़ें आ चुकी है, जिसके माध्यम से हम लोग देश के अंदर और देश के बाहर भी अपने कम्युनिकेशन को स्थापित कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। व्यापार किस तरह से होता है देश के अंदर और देश के बाहर, उनके बारे में, उनके माध्यम क्या है, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में। अब एक टॉपिक ये है जो बिहार स्पेसिफिक है, बिहार को ध्यान में रख के। बिहार में आपको पता होना चाहिए कि लगभग 80% आबादी जो हमारे बिहार में है वो कृषि पे डिपेंडेंट है। उसमें भी यही चीज़ है कि कृषि और संसाधन क्या क्या है बिहार में, उनके बारे में पढ़ेंगे। कृषि का टाइप क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे। किस तरह की फसलें उगाई जाती है हमारे राज्य में, उनके बारे में पढ़ेंगे। संसाधन के तौर पे हमारे पास क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे। जब झारखंड हमसे अलग हो गया तब हमारे पास कौन से संसाधन बच गए हैं, उनके बारे में जानेंगे। झारखंड जब तक हमारे साथ थी तो संसाधन के मामले में हम एक रिच स्टेट हुआ करते थे अपने देश में, लेकिन झारखंड के अलग हो जाने की वजह से हमारे पास संसाधन अपेक्षाकृत क्या है, कम है। तो उनके बारे में इस टॉपिक में देखेंगे। मानचित्र में देखेंगे। मानचित्र में आपने जब पूरे पृथ्वी को एक फ्लैट पेपर पर आप देखना चाहेंगे तो एक अलग अलग मानचित्र आपको दिखेगी, जैसे कि ऊंचावच में पर्वत की आकार, पठार की आकार, घाटी की आकार। तो उनको किस तरह से मानचित्र पर बैठाया जाता है, दिखाया जाता है, उनके बारे में हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे विस्तार से। तो ये भूगोल का खंड का था, इसमें इन सारे टॉपिक के बारे में मैंने बताया कि हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे और क्या क्या टॉपिक में पूछा जाएगा और किस तरह से समझेंगे इन चीज़ों को। आने वाले समय में आप देखिएगा इन चीज़ों को। चलिए दूसरा पे आते हैं, आपदा प्रबंधन के टॉपिक पे। आपदा प्रबंधन में भी पढ़ना है हम लोगों को कि किस तरह से मानव जनित आपदा प्रबंधन, मतलब आपदा आती हैं और नेचुरल प्राकृतिक आपदा भी होती है, तो ये किस तरह से काम करती है और कैसे होती है, इन सब सारे चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग इनमें। जिसमें पहला टॉपिक आप देखिए, लिखा हुआ है प्राकृतिक आपदा एवं परिचय। इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह के चीज़ों को प्राकृतिक आपदा बोलते हैं और मानव आपदा कौन से चीज़ों को बोलते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इनमें और सारी चीज़ें हैं तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा टॉपिक में देखिए, इसमें लिखा हुआ है प्राकृतिक आपदा, बाढ़ और सुखाड़। तो बाढ़ और सुखाड़ स्पेसिफिक मेंशन है कि बाढ़ और सुखाड़, खासकर बिहार में, बिहार बोर्ड के बच्चे हो तो बिहार में बाढ़ से के बारे में तो परिचित ही है कि किस तरह से विभीषिका का रूप लेके आती है हमारे राज्य में और कितनी क्षति पहुंचाती है हमारे जनमानस को। तो इनसे तो आप परिचित ही हैं। सुखाड़ जैसे चीज़ आप जब साउथ बिहार में आप आइएगा तो वहाँ सुखाड़ की स्थिति भी देखने को मिलती है। नॉर्थ बिहार में कम मिलती है क्योंकि नॉर्थ बिहार में रिवर सिस्टम जो है वो अधिक है साउथ बिहार के कंपेरिजन में। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर प्राकृतिक आपदा में एवं प्रबंधन में भूकंप के बारे में पढ़ेंगे और सुनामी के। इन दोनों टॉपिक जो हैं उनको पढ़ेंगे, भूकंप और सुनामी के बारे में अलग अलग। और ये जो भूकंप और सुनामी दो ऐसे जो ये आपदा है वो पृथ्वी के आंतरिक भागों के कारण ये जन्म लेती है। तो जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो इनको देखेंगे कि किस तरह से ये काम मतलब आती है और कैसे हमारे लैंड को नुकसान पहुंचाती है, हमारे जनमानस को नुकसान पहुंचाती है। अगला टॉपिक जब देखिएगा तो लिखा हुआ है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। जब आपदाएं आती है तो दो तरह के प्रबंधन किए जाते हैं। एक तो त्वरित, जिसको आकस्मिक बोलते हैं, अचानक से आ गया। एक होता है दीर्घकालीन, लंबे समय मतलब पहले प्लानिंग की जाती है कि अगर इस तरह की चीज़ें आएंगी तो किस तरह से उसको मैनेज किया जाएगा हमारे प्रशासन के द्वारा। तो ये इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आकस्मिक तो आपको पता ही है कि त्वरित कार्रवाई, जैसे बाढ़ आती है या बाढ़ में भी दीर्घकालिक मतलब उसके समाधान की कार्रवाई की जाती है, लेकिन अचानक जब आती है उनके बारे में भी हमारे प्रशासन उनको सुलझाने की कोशिश करती है। तो इनको जब हम पढ़ेंगे तो डील करेंगे किस तरह से, इसमें कौन कौन से टॉपिक है, कैसे इसको पढ़ना है। आगे अगला टॉपिक आपका है आपदा काय में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। मतलब जब आपदाएं आती है तो बहुत सारे जो संचार के माध्यम है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। संचार के माध्यम मैंने आपको जैसे बताया डाक वाली चीज़ें,
या जहाँ कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट है, या ऐसा सिस्टम जिससे हम संचार कर पाते हैं, तो वो क्या होती है, जब आपदाएं आती है तो क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो उन समय में हम लोग संचार के लिए कौन सा वैकल्पिक उपाय अपनाते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आपदा काय में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, आपदा और फिर एक टॉपिक ये है आपदा और सहअस्तित्व। कैसे आपदाएं आती है और उसके साथ फिर भी जो जनमानस है वो उसके साथ सहअस्तित्व बना के रहते हैं। जैसे बिहार का ही एग्जाम्पल देख लीजिए, बाढ़ बार बार आती है, फिर भी वहाँ के लोग हैं जो पलायन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कहीं जाने का। तो उन्हीं के साथ वो झेलते हैं, रहते हैं, उनको मैनेज करते हैं, उसके साथ सहअस्तित्व कैसे बना के रखते हैं। इस तरह के और भी चीज़ें हैं, उन पे हम लोग बात करेंगे जब पढ़ेंगे इसको तब। तो ये दोनों जो टॉपिक था वो भूगोल का था, जिसको मैंने आपको टॉपिक वाइज बताया है कि किस तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे और डील करेंगे। नेक्स्ट जब आप आइएगा इतिहास, इस सब्जेक्ट को जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे यूरोप में। पहला जो टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद, किस तरह से पुनर्जागरण होती है यूरोप में और लोकतंत्र की शुरुआत होती है। तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे किस तरह वहाँ पे क्या बोलते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद की उदय होती है और इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण होता है। मैजनी का क्या रोल रहता है, वो उनके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और समझेंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में आगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सब है, बोर फीलिंग कहते हैं ना, बोरिंग नहीं लगेगी आपको पढ़ने में, समझने में। बहुत अच्छे से कहानी के तौर पे लिखा हुआ है 10th के बुक में, आप देखिएगा उससे तो समझ में आएगा इन चीज़ों को। फिर समाजवाद एवं साम्यवाद, ये दोनों चीज़ जो है खासकर रूस से जुड़ा हुआ है। समाजवाद और साम्यवाद कार्ल मार्क्स के समय की बात है, उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे चिंतक विचारक थे, उनके समय की बात है। तो पढ़ेंगे उनके बारे में कि क्या दोनों एक ही चीज़ है या दोनों अलग हैं। ये तो जब अगला मतलब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो समझेंगे। एक टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ये हिंद चीन जो है ये खासकर जब आप दक्षिणी पूर्वी देश में जब जाइएगा तो 2-3 कंट्री है, एक वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। इन सारे देशों में ये किस तरह के राष्ट्रवाद किस तरह से उभरी और कैसे वहाँ के जो एक प्रभावशील नेता हो ची मिन्ह थे, किस तरह से उन आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिस तरह से हमारे देश में महात्मा गांधी ने किया था। उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उन कंट्री में किस तरह की राष्ट्रीय चेतना जगी और वहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन हुई। अगला जो है वो अर्थव्यवस्था और आजीविका, ये दोनों जो संबंध है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जिस तरह का अर्थव्यवस्था होता है उस तरह का आजीविका भी होती है। किस तरह से पुराने समय में हम लोग किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करना होता था तो हाथ से करते थे, करघा चला के सूती वस्त्र बनाना। जब यूरोप में आधुनिकीकरण के समय वहाँ पे जब औद्योगिकरण हुई तो किस तरह से सारी चीज़ें बदल गईं। मशीन जब विनिर्माण करने लगी, वस्तुएं बनाने लगी एक बड़ी मात्रा में, तो किस तरह से व्यवसाय ये आजीविका का जो स्वरूप है वो बदल गया। तो इनके बारे में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे। फिर अगला टॉपिक है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण क्या है? शहरीकरण जो है जब किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का शहर मतलब उसका आधुनिकीकरण होने लगता है तो वही क्या है, शहरीकरण है। किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का जब आधुनिकीकरण होने लगता है तो शहरीकरण। आधुनिकीकरण में क्या होता है, स्कूलें खुलने लगती है, मॉल खुलने लगती है बड़े बड़े, और हॉस्पिटल है, जो बेसिक चीज़ें ज़रूरत की होती हैं वो जब वहाँ बनने लगते हैं, खुलने लगते हैं तो उस एरिया का क्या होने लगता है, शहरीकरण होने लगता है। और उस शहरीकरण में वहाँ का जीवन किस तरह का है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक में। अगला टॉपिक आपका है व्यापार और भूमंडलीकरण। किस तरह से जब एक देश अन्य देशों के साथ व्यापार और खुलने लगते हैं एक दूसरे के लिए तो किस तरह का व्यापार का स्वरूप बदल जाता है। ये नई आधुनिक बात नहीं है, प्राचीन समय में भी हमारे सिंधु घाटी से मेसोपोटामिया, अभी आधुनिक युग के मिस्र के मतलब उस रास्ते हमारा व्यापार होता था।
इस तरह अब के समय में भी जब एक देश अन्य देशों के साथ व्यापार और संबंध बनाने लगते हैं, संबंध उनका व्यापारिक, राजनीतिक और सामाजिक होने लगती है, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह के हैं वो चीज़ें वहाँ पे हुई हैं व्यापार और भूमंडलीकरण के युग में। इसके बाद प्रेस और संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, किस तरह से प्रेस ने, किस तरह से प्रिंटिंग का दौर युग आया एक क्रांतिकारी के रूप में। समझो उस समय जब प्रेस और प्रिंटिंग नहीं थी, प्रिंटिंग मतलब नहीं थी, तो कैसा रहा होगा एक जगह की बातों को दूसरे जगह पहुंचाना, कितनी मुश्किलें रही होगी। प्रेस और का आने से, प्रिंटिंग के आने से कितनी सहूलियत होने लगी, हमारे दैनिक जीवन कितनी आसान हो गई, कहीं के चीज़ों को समझने और जानने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता था। पहले वक्त बहुत ज़्यादा लग जाता था एक जगह से दूसरे जगह का बात पहुंचने में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह का प्रेस का विकास हुआ है और उसका क्या प्रभाव राष्ट्रवाद पे रहा है और संस्कृति पे। ये आपका इतिहास का टॉपिक रहा मोटा मोटी। अर्थशास्त्र में देखेंगे हम लोग क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से टॉपिक में आपका क्या है और कैसे पढ़ना है। आगे जब हम लोग टॉपिक डिस्कशन करेंगे तो उसमें और विस्तार से समझेंगे सारी चीज़ों को। अर्थव्यवस्था पे जब हम आते हैं तो अर्थव्यवस्था में पहला टॉपिक है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। किस तरह से प्राचीन समय में हमारा, प्राचीन समय की बात नहीं है इसमें, और प्राचीन समय में भी है, और एक बात अगर इसमें जोड़ ले तो 1947 से पहले 200 साल पहले तक से हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलाम था, और उसके आर्थिक शोषण से हमारा समाज किस तरह से प्रभावित हुआ, किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ, उसका खामियाजा हम लोग अभी तक भुगत रहे हैं। उस वहाँ के दौर से स्टार्ट करेंगे और पढ़ना चालू करेंगे हम लोग, समझना कि किस तरह से हमारा जो अर्थव्यवस्था है अभी तक, अभी के जो समय है वहाँ तक पहुँची है। तो वही चीज़ है अर्थव्यवस्था, इसके विकास का इतिहास हम लोग समझेंगे। फिर राज्य एवं राष्ट्र की आय के बारे में पढ़ेंगे। आय जैसे किसी व्यक्ति की आय होती है, परिवार की आय होती है, कमाता है वो, फिर क्या करता है, उसको खर्च करता है, तो खर्च करने के लिए कमाना पड़ता है। तो उसी तरह से किसी राज्य और राष्ट्र की भी आय होती है अपनी, जो वो कमाता है टैक्स के रूप में, और फिर वो उस राष्ट्र के लिए खर्च करता है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बहुत मतलब तमाम इस तरह के प्रोजेक्ट हो जिस पे वो एक्सपेंड करती हैं और देश के डेवलप करने में वो काम करती है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि राज्य एवं राष्ट्र की आय क्या है। उसमें अब पढ़ेंगे हम लोग कि राष्ट्रीय आय क्या है, जीडीपी क्या है, कैसे इसकी गणना की जाती है, इनके बारे में अंदर जो टॉपिक है इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक आपका है मुद्रा बचत, कॉमा है यहाँ, मुद्रा बचत एवं साख। मुद्रा, आपको पता है मुद्रा एक ऐसी चीज़ है जो किसी ने तो कहा है कि मुद्रा एक ऐसी चीज़ है, मतलब आधुनिक युग का जो श्रेय देना चाहिए वो मुद्रा को देना चाहिए, क्योंकि ये ना होता तो ये देश, मतलब ये दुनिया इतनी आधुनिक नहीं हो पाती। तो मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे, मुद्रा का टाइप पढ़ेंगे, कौन कौन से मुद्रा होते हैं और मुद्रा का कार्य क्या है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर बचत, बचत तो आप नॉर्मल सी शब्द है, आप समझ ही रहे होंगे। जितने आप इनकम करते हैं और जितना आप खर्च कर लेते हैं, जो बच जाता है वो क्या है, बचत है। लेकिन यहाँ जो स्वरूप होगा वो इकोनॉमिक के पर्पस से होगा, तो वहाँ समझेंगे कि बचत का क्या मायने है। फिर साख, साख क्या है, बोलते नहीं तुम्हारी साख नहीं है मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, मतलब जब आपने सुना होगा कि जब आप किसी को लोन या कुछ पैसे देते हैं तो उसके बदले में आप कुछ मांगते हैं, कि तब जाके आप उस पर विश्वास करते हैं। साख ऐसी चीज़ है जिस पे आप विश्वास कर पाते हैं। तो उसी इकोनॉमिक्स के टर्म में साख जो है किसी वित्तीय संस्था के लिए है, जिसमें साख के बदले किसी को ऋण मिलती है। ऋणी क्या करता है, वो साख देता है जिसके वजह से वो ऋण ले पाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे वित्तीय संस्थाएं। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के वित्तीय संस्थाएं कौन कौन से हैं, सरकारी कौन कौन से संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्था, राष्ट्रीय संस्था, सहकारी संस्था, कोऑपरेटिव संस्थाएं। इनमें तमाम तरह के जो संस्थाएं हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस तरह के बहुत सारी संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं हैं, उनके बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। अगला टॉपिक है रोजगार एवं सेवाएं।
ये दोनों एक दूसरे से रिलेशन में है, मतलब रिलेटेड है। ठीक है, तो इन टॉपिक को पढ़ेंगे। वैश्वीकरण सेम चीज़ ही है, जहाँ यहाँ आपने देखा होगा भूमंडलीकरण, वही चीज़ ये है। दोनों का इंग्लिश में जब आप मतलब खोजिएगा तो दोनों का मतलब ग्लोबलाइजेशन ही है, लेकिन एक बेसिक सा अंतर है, आप समझना चाहें तो समझ ले। भूमंडलीकरण का जो पर्पस होता है ना, किसी एक देश के अन्य देशों के साथ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो संबंध है उनको दर्शाता है। और वैश्वीकरण जो है खासकर वो इकोनॉमिक्स के टर्म में है, आर्थिक टर्म में है। तो ये चीज़ें हैं। फिर यहाँ वैश्वीकरण, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, उपभोक्ता को किस तरह से जागरूक किया जाए और क्या क्या इनके उपाय हों, उनके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। अगला जो सब्जेक्ट है वो राजनीति है। राजनीति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राजनीतिक में जो पहला टॉपिक है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। देखिए थोड़ा फास्ट अगर बोल रहा हूँ तो थोड़ा स्लो करके सुन लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ सिलेबस है। मैंने चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा समय लूँ इसमें। जब मैं सब्जेक्ट पढ़ाना चालू करूँगा, तब जब मैं टॉपिक वहाँ से स्टार्ट करूँगा, तब मैं थोड़ा धीरे से आराम से समझाऊँगा, तब वो आपको, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, राजनीति में आप देखिएगा लिखा हुआ है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी किस तरह से होती है। सत्ता की साझेदारी, हमारे यहाँ विविधता इतनी है, खासकर धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे, तो इन वजहों से लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी होना जरूरी है, ताकि लोगों को क्या करे, एक जुटता में रख सके, बांध के रख सके, एकीकरण करके रख सके, तब ये राष्ट्र बच पाएगा। तो जब हम इन टॉपिक को पढ़ेंगे तो समझेंगे। अगला टॉपिक है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। किस तरह से सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली है, खासकर हमारे राष्ट्र में संघीय ढांचा है और हमने एडप्ट किया है। ये इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से अन्य देशों के संघीय प्रणाली से हमारी संघीय प्रणाली थोड़ा अलग है। हमारे संघ मतलब संघात्मक में भी एकात्मक की ओर झुकाव है। किस तरह से इन चीज़ों का डील करेंगे हम। ठीक है, फिर अगला टॉपिक जब आप देखिएगा तो लिखा है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। वही लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष होते रहती हैं, खासकर इन वजहों से, जब मैंने अभी बताया धर्म, जाति, लिंग, और इन वजहों की का कारण, मतलब इन वजहों से होती है सत्ता में लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, ये चलती रहती हैं। जब इनको डील करेंगे तो समझेंगे। अगला टॉपिक है लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या रही है हमारे लिए, किस तरह से लोकतंत्र ने हमारा मतलब जिस कंट्री में लोकतंत्र रहा उनका स्वरूप बदला है। फिर हमारे कंट्री में इनका क्या प्रभाव रहा है, क्या उपलब्धियां रही इनकी, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनकी क्या चुनौती रही लोकतंत्र की, इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र की चुनौती, अब लोकतंत्र की चुनौती में आप कुछ देशों का नाम देख लीजिए, जैसे बांग्लादेश है हाल फिलहाल का, म्यांमार है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया है। बहुत ऐसे कंट्री हैं जो लोकतंत्र की चुनौती उन देशों में कैसे रही, तो उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी, और हम लोग जब अगला वीडियो आपके पास आएगा तो हम लोग देखेंगे वहाँ से भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी ये बातें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।